with the session number 2 of your chapter Our Environment, and in this session I am going to talk about ecosystem and its components. तो अभी हमने लास्ट सेशन में स्टडी किया था कि यदि हम वेस्ट को एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वहीं पे हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में, उनके इफेक्ट्स के बारे में भी स्टडी किया था। Now it's session number 2 in which we are here going to discuss about ecosystem. Clear? So let's start with ecosystem. It is a structural and functional unit of biosphere and is a stable ecological unit where regular input of energy and circulation of matter takes place. जो ecosystem होता है ये structural and functional unit है बायोस्फीयर की और ऑब्वियसली इज अ स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट। ये एक स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट भी है जहाँ पे जो रेगुलर इनपुट है एनर्जी का, जो सर्कुलेशन है मैटर का, वो होता है। क्लियर? सिंपल से वर्ड्स में हम बोले तो इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की और वो इकोलॉजिकल यूनिट है, एक स्टेबल इकोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पे एनर्जी का रेगुलर इनपुट एंड जो मैटर है उसका सर्कुलेशन होता रहता है। क्लियर? Obviously, I hope you have understand it that ecosystem is a structural and functional unit of biosphere and is a stable ecological unit where regular input of energy and circulation of matter takes place. Actually, all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecology. जितने भी हमारे ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, किसी भी एरिया में जितने भी हमारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ मिलके नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं और जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो सब मिलके क्या करते हैं, जो इकोसिस्टम है उसको फॉर्म करते हैं। क्लियर? दैट इज जितने भी हमारे इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी एक एरिया के वो एक साथ मिलके नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? दैट ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ ecosystem obviously there are two types of ecosystem. First, natural ecosystem. Second, artificial natural ecosystem. Clear? जब बात आती है हमारी नेचुरल इकोसिस्टम की, so the naturally existing ecosystem without any human support is called as natural ecosystem. वो नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के नेचर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसे हम नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर? that the naturally existing ecosystem without any human support is called the natural ecosystem. It may be terrestrial and aquatic. जो natural ecosystem होता है वो terrestrial भी हो सकता है and aquatic भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में जो लैंड फॉर्म है, एक्वेटिक में जो वाटर बॉडीज है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रही है, उनका जो भी इकोसिस्टम फॉर्म किया हुआ है वो गॉड गिफ्टेड है, वो नेचर गिफ्टेड है, वो उसमें कोई भी ह्यूमन ने सपोर्ट नहीं दी, दैट इज ह्यूमन ने वो फॉर्म नहीं किया, इट इज नेचुरली अकरिंग इकोसिस्टम। क्लियर? इसके बाद हमारा ऑब्वियसली आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर? सो द ecosystem which is created and maintained by humans is called artificial और man-made ecosystem. वो इकोसिस्टम जो या तो मैन ने क्रिएट किया है या मैन उसे मेंटेन करता है, उस इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल और वी कैन से मैन-मेड इकोसिस्टम। क्लियर? दे डू नॉट possess a self mechanism. जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है उनमें कोई भी सेल्फ मैकेनिज्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो सिस्टम है वो ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया है, ना कि वो गॉड गिफ्टेड है, ना कि वो नेचर गिफ्टेड है। क्लियर? वो इकोसिस्टम जो खुद मैन ने क्रिएट किया है, मैन ही उसे मेंटेन करता है, उसी को हम आर्टिफिशियल और वी कैन से मैन मेड इकोसिस्टम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे एक्वेरियम्स हुए, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्चुअली द इनपुट आर प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। इनमें जो इनपुट होता है वो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एग्रो इकोसिस्टम। दिस इज द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। जो एग्रो इकोसिस्टम है ये मैन मेड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है एंड ऑब्वियसली अदर एग्जांपल्स आर एक्वेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, पार्क्स, फील्ड्स, ये सब क्या है? ये सब मैन मेड इकोसिस्टम है। दैट इज इन्हें मैन खुद से क्रिएट करता है, खुद इनपुट देता है, ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू इन्हें
इनपुट मिलता है। इज दैट क्लियर? आपको समझ आया नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। नाउ द थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या है? सो द फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनता है। फर्स्ट हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड हो गए हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। जितने भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? दे आर डिवाइडेड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है? सिंपल सी एक चीज समझनी है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। जो भी प्लांट्स हुए, एनिमल हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? एज मैंने बताया आपको कि बायोटिक कंपोनेंट्स तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ये तो आप ऑब्वियसली 6th-7th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हो कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। These are basically green plants and other organisms which possesses chlorophyll. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये वो ग्रीन प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इनको हम ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं ना। These are also called autotrophs. अब प्रोड्यूसर्स का वर्क क्या होता है? ये सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लियर, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके क्या करते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद करते हैं। दैट इज ऑटोट्रोफ्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लियर? जो अपना फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली the substances which are autotrophs, or we can say which can produce their own food on their own are called producers. Clear? Second आते हैं हमारे consumers. So these are dependent on producers for their nutritional requirements and consume food prepared by the producers. जो consumers रहते हैं ये producers पे depend रहते हैं। अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। दैट इज वो वही फूड खाते हैं जो प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? दैट इज जो प्रोड्यूसर्स ने फूड प्रिपेयर किया उसको ही जो कंज्यूमर्स हैं वो खाते हैं। वो उन्हीं पे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं। दे आर दस हेटेरोट्रोप्स। इसीलिए जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूसर्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। वो प्रोड्यूसर्स से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। कंज्यूमर्स के बाद आते हैं हमारे, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स हैं वो भी तीन टाइप्स में डिवाइड रहते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अभी हर्बीवोर्स क्या होते हैं? यू नो वेरी वेल। हर्बीवोर्स वो सबस्टेंसेस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली एंड ओनली हर्बीवोर्स वो सब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं। क्लियर? जिनका सिर्फ खाना ग्रीन प्लांट्स रहते हैं, ग्रीनरी को खाते हैं वो। क्लियर? दैट इज वो नॉन वेजिटेरियन, सॉरी आई मीन टू से वेजिटेरियन होते हैं, राइट? जबकि कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं। दैट इज जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो कार्निवोर्स रहते हैं। उसके बाद थर्ड क्लास आती है हमारी ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स क्या करते हैं? ओमनिवोर्स हर्बीवोर भी होते हैं, कार्निवोर भी होते हैं। दैट इज वो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ साथ में वो मीट को भी प्रेफर करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, कार्निवोर्स जो मीट पे डिपेंडेंट रहते हैं, और ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और मीट दोनों पे ही डिपेंड रहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। इसके बाद ऑब्वियसली हमारे आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? They are known as organisms of decay as they are microorganisms which feed on decaying and dead organic matter. Simply जो decomposers होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? These are known as organisms of decay. इन्हें decay के organism बोला जाता है। क्यों? As these are microorganisms which feed on decaying and dead organic matter. क्योंकि ये वो microorganism होते हैं जो decayed और dead organic matter पे feed करते हैं, ये उन पे depend रहते हैं। Clear? That
decomposers are known as organisms of decay as these are microorganisms which feed on the decaying and dead organic matter. Clear? These are called saprobes. ये जो decomposers होते हैं इनको हम saprobes भी बोलते हैं because they are useful in decomposing waste from ecosystem. saprobes हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी हमारा वेस्ट होता है इकोसिस्टम में वो इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं. क्लियर? हमने स्टडी किया था ना जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इन सेशन नंबर 1, तभी हमने डिस्कस किया था कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके थ्रू जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, उन्हें डिग्रेड कर दिया जाता है. तो ये डिकम्पोजर्स वही करने के वर्क में आते हैं. क्लियर? ऑब्वियसली आफ्टर दैट हमने स्टडी किया अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स. अब आते हैं हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स. So the abiotic components of an ecosystem are the non-living components of the ecosystem on which living organism depends. Abiotic components ecosystem के वो components होते हैं, non-living components होते हैं ecosystem के जिन पे कोई भी organism depend करता है. Clear? That the abiotic components of an ecosystem are the non-living components of the ecosystem on which living organisms depend. These components are light, temperature, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड एक्सेट्रा. सिंपली जितनी भी हमारी लाइट हुई या फिर टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, एटमॉस्फेरिक गैसेस हुई, विंड हुए, ये सब क्या है? ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स के ही एग्जांपल्स हैं. तो समझ में आया? बायोटिक कंपोनेंट्स जो बायोलॉजिकल डिपेंडेंट रहते हैं, दैट इज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. क्लियर? वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और ये दोनों ही मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. Clear? So by the way, the thing is that what are the factors affecting ecosystem? Ecosystem को कौन-कौन से factors affect करते हैं? तो simply ecosystem को 5 factors affect करते हैं: light, temperature, atmospheric gases, wind and water. Will you remember it? Simply जो atmosphere है उसको, जो ecosystem है उसको light affect करती है, temperature affect करता है, atmospheric gases affect करती है, wind affect करती है and obviously water affect करता है. तो you have to remember it that those 5 factors, those 5 physical factors that can affect ecosystem are light, temperature, atmospheric gases, wind and water. So by the way, it's a time for challenging question mark and today's question is give 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. आपको कोई ऐसी 2 ways बतानी है जिनमें जो non-biodegradable substances हैं वो एनवायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट. एक्चुअली लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स टू एयर एंड सॉइल मे अलाउ देम टू एंटर द फूड चेन एंड हार्म द ऑर्गेनिज्म. जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होते हैं पेस्टिसाइड्स के एयर को, ऑब्वियसली जो एयर है या सॉइल है उसमें हम पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर कराते हैं तो क्या होगा? वो फूड में एंटर कर जाएंगे. जब वो फूड चेन में एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म को हार्म करेंगे. तो फर्स्ट हमारा ये हो गया. सेकेंड, दे ऑल्सो पोल्यूट वाटर एंड हार्म एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर को भी पोल्यूट करते हैं. क्लियर? वाटर को पोल्यूट करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स को हार्म करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करते हैं एंड ऑब्वियसली ह्यूमंस को तो हार्म करते ही करते हैं. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ non-biodegradable substances. Clear? That long-term exposure of pesticides to air and soil may allow them to enter the food chain and harm the organism, and also non-biodegradable substances pollute water and harm the aquatic plants and animals. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं. हमने स्टडी किया कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलके कैसे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. क्या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्या अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. हमने इस सब के बारे में डेप्थ में जाके स्टडी किया. सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.